Good morning, Radiant, class 12. Students, today we are going to discuss. Now your new topic is death of a partner. Actually, student, your last topic was retirement of a partner, and death of a partner and retirement of a partner. Both topic will be same as per the calculation point of view. There are some changes, some major changes are available. So you can see. Now death of a partner, these topics is relate. I am going to relate to the last chapters. First your third chapter was admission of a new partner, and after that you have studied retirement of a partner, and after that death of a partner. अब आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखो बेटा कि जब हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की बात करते थे, तो सपोज कर लो कि यहाँ पे 3 पार्टनर अवेलेबल थे। एक एग्जांपल ऐसा नहीं है कि जो है कोई नई चीज़ें बता रहा हूँ, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस से मैं रिलेट कर रहा हूँ चीज़ों को कि कितना आपने पढ़ा अभी तक। एडमिशन वाले में क्या था कि ओल्ड पार्टनर रहते थे। कौन पार्टनर रहते थे? ओल्ड पार्टनर रहते थे। ओल्ड पार्टनर मे बी हैव अ नीड ऑफ कैपिटल, मे बी हैव अ नीड ऑफ रेपुटेशन, दैट्स व्हाई दे आर रेडी टू टेक एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एंड पार्टनर का नाम क्या था? डी। तो यहाँ पे इस पार्टनर को ओल्ड पार्टनर, और जो पार्टनर आता था वो क्या होता था? न्यू पार्टनर। ठीक। एडमिशन वाले केस में था। एडमिशन वाले केस में पढ़ा था आपने कि दैट टाइम व्हेन अ न्यू पार्टनर इज कमिंग इन द बिजनेस, ही हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ गुडविल। सो ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि सर जैसे ही एडमिशन के बाद हमने स्टार्ट किया चैप्टर अगला, क्या था? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो सपोज दैट बेटा कि मैं वही उसी फर्म की बात कर रहा हूँ। सपोज दैट ये आप ही का फर्म है, तो आप अपने फर्म में एक बार एडमिशन कराओ चाहे 20 बार एडमिशन कराओ, कैलकुलेशन तो वही बनेगा जो एक सिंगल पार्टनर के लिए बनता है। तो एडमिशन होने के बाद आपकी खुद की फर्म में जहाँ पे पहले 3 पार्टनर हुआ करते थे, अभी कितने पार्टनर हो गए? ए बी सी डी। आपने पूछा सर कहाँ से आया, तो देखो भैया देख सकते हो आप यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। तो डी के आने के बाद अब कितने पार्टनर हो गए? 4 पार्टनर हो गए। इन्होंने पूरे फर्म को पिछले 20 या 25 ईयर से कंसिडर किया, पिछले 25 ईयर से 30 ईयर से जो है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी बात क्या आ गई? बात यह आ गई कि एक का रिटायरमेंट करना है। क्या करना है? रिटायरमेंट करना है। रिटायरमेंट के लिए मैंने लास्ट वीडियोस में जो केस बताया है, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि किस किस केस में जो रिटायरमेंट पॉसिबल है, तो वो आपने देखा होगा। तो अगर आपने इसमें से किसी एक का रिटायरमेंट कर दिया तो सपोज दैट वो चला जाएगा। हमने मान लिया कि इस पूरे पार्टनर में सबसे पुराना पार्टनर ए था, तो ए का क्या हो गया? रिटायरमेंट। जब ए का रिटायरमेंट हो जाएगा तो जो पार्टनर रिटायर होगा उसको बोला जाता है रिटायरिंग पार्टनर, और जो पार्टनर बचे हुए हैं जैसे बी सी डी, इनको बोला जाता है रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते हैं। रिटायरमेंट का मतलब होता है एक पार्टनर आपके फर्म से चला जाएगा। डेथ का भी मतलब होता है कि एक पार्टनर आपके फर्म से चला जाएगा। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? सब देखो स्टूडेंट, सबसे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सर रिटायरमेंट का जो केस होता है इसमें डेट फिक्स होती है। क्या फिक्स होती है? डेट फिक्स होती है। 99% केसेस में इफ देयर आर नो एनी अनसर्टेनिटीज, तो करता क्या है कि रिमेनिंग पार्टनर और ओल्ड पार्टनर आर टेकिंग रिटायरमेंट एट द एंड ऑफ ईयर। वो हमेशा जो है रिटायरमेंट की जो डेट होती है वो हमेशा 31 मार्च को रखते हैं कि जिस समय आपकी बैलेंस शीट बनेगी, जिसमें फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उस समय हम क्या करेंगे? उसी समय हम जो है रिटायरमेंट लेंगे। तो रिटायरमेंट के केस में चीज़ें फिक्स थी। अब ये बताओ बेटा, अगर फिक्स चीज़ें हैं, फिक्स का मतलब 31 मार्च 2018 को अगर रिटायरमेंट लेना है तो 31 मार्च 2018 को हम कई चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। उस समय हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा, उस समय हमारे फर्म की बैलेंस शीट हमारे सामने होगी, उस समय जो है गुडविल, सारी चीज़ें उसमें एकदम, क्योंकि हमें पहले से प्रिपेयर है कि नेक्स्ट ईयर जो है इसका रिटायरमेंट करना है। ठीक है। अभी डेथ इससे कितना अलग है? सबसे जो मेन लॉजिक है डेथ का वो ये है कि इसमें जो डेथ है वो क्या है? अनसर्टेन है। ठीक है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों है? आपको पता है कि डेथ सबकी अनसर्टेन होती है, कभी भी कहीं भी हो सकती है। तो डेथ अनसर्टेन होने की वजह से प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? कि सर अभी तक अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। अगर 31 मार्च को रिटायरमेंट हो तो बात सही है, क्योंकि 31 मार्च को हमारे पास ट्रेडिंग होता है, हमारे पास पीएल होता है, हमारे पास बैलेंस शीट होती है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा बैलेंस होता है, हम आराम से दे देते सबको। बट
अप्रैल 2017 से जैसे ही सेशन स्टार्ट किया, अप्रैल मई जून जुलाई तक चला ही था कि 1 जुलाई को किसकी डेथ हो गई, एक पार्टनर ए की डेथ हो गई। ठीक है, किसकी डेथ हो गई, ए की डेथ हो गई। तो अगर इसमें ए की डेथ हो गई, यहाँ रिटायरमेंट था, रिटायरमेंट की वजह से जा रहा था पार्टनर, यहाँ रिटायरमेंट होने की वजह से नहीं बल्कि उसकी डेथ हो गई, एक आकस्मिक दुर्घटना में कोई भी बात हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो डेथ की कंडीशन में ये टाइम ओवर हो गया, आप कितना साल जिएगा कोई, तो इसकी डेथ हो गई। डेथ होने की कंडीशन में चूंकि ये अभी 1 अप्रैल 2017 के पहले का कौन सा डेट रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। 11 में अच्छे से पढ़ाया आपको हमने। 1 अप्रैल 2017 के पहले का जो डेट है वो रहा होगा 31 मार्च 2017। इसी दिन अभी तुम बैलेंस शीट बना करके आए, इसी दिन अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके आए ही थे कि अप्रैल मई जून जुलाई। अभी मैं जुलाई कंसीडर नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि जुलाई तो 1 जुलाई को हो रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अप्रैल मई जून मतलब 3 महीने पार्टनर ने फर्म में वर्क किया और 3 महीने वर्क करने के बाद उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, अब चैलेंज ये है कि सर डेथ तो हो गई 3 महीने बाद, हम पिछला हिसाब किताब तो कर देंगे, लेकिन जो 3 महीने का है उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 महीने के ना तो कोई बैलेंस शीट होती है और 3 महीने का ना तो कोई पीएल अकाउंट होता है। तो हम कैसे प्रॉफिट या उसको जो है बाकी चीज़ों से एडजस्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम बात कर लें कि रिटायरमेंट वाले केस में जिसका रिटायरमेंट होता था उसको रिटायरिंग पार्टनर बोला जाता था, बट इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, द पार्टनर हुआ जिसकी जो डेथ हो रही है उसको क्या बोला जाएगा, डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज का मतलब होता है मृतक, जो जिसकी जो है डेथ हो चुकी है। तो डिजीज्ड पार्टनर, और इन पार्टनर जो पार्टनर बचे हुए इनका नाम वही बनेगा रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब ये नहीं कह देंगे कि लिविंग पार्टनर जो जिंदा है, उनको बुरा लग जाएगा ना बेटा। तो जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है वो बोला जाएगा डिजीज्ड पार्टनर, एंड रेस्ट ऑफ द पार्टनर हु आर कंटिन्यू द फर्म दैट विल बी कॉल्ड रिमेनिंग पार्टनर, आर यू कैन से द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, तो जब पार्टनर की डेथ हो गई, अब आपके दिमाग में कि सर पार्टनर की डेथ हो गई तो बाकी का कैसे होगा। हमने चैप्टर्स को आपको लिंक कर दिया है, आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है, एक दूसरे से कैसे चैप्टर लिंक्ड है। अब बात करते हैं कि जब डेथ की बात आ जाएगी तो डेथ की कंडीशन में हम कैसे अप्लाई करेंगे चीज़ों को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखा जाए। इंटरेस्टेड रहेंगे तो फटाफट समझ में आएगा। हमने एक डेट ले लिया, अभी जो लिया वही फिर ले लेते हैं, 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। ठीक, पार्टनर कितने हैं, ए बी सी डी। ठीक, किसकी डेथ हो गई बेटा, सर डेथ हो गई ए की। जिसकी डेथ हो गई उसको क्या बोला जाएगा, डिजीज्ड पार्टनर। ठीक, तो 1 अप्रैल मई जून जुलाई, 1 जुलाई। अब आप कहेंगे क्या सर हर क्वेश्चन में 1 जुलाई ही रहेगा, क्या पार्टनर का फिक्स है कि हर जुलाई में एक पार्टनर मर जाएगा, तो कोई पार्टनरशिप हम ही नहीं करेगा, बंद कर देंगे भैया हर जुलाई में जब मर जाएगा एक आदमी। तो 1 जुलाई को जो है किसी की डेथ हो गई, एक पार्टनर की डेथ हो गई जिसका नाम ए था। तो आपको पता होना चाहिए, मैं इसका पास्ट लेता हूँ, इसका प्रीवियस क्या रहा होगा, इसके पहले 31 मार्च रहा होगा, 2017 रहा होगा, इस समय आपके पास पीएल अकाउंट रहा होगा और इसी समय आपके पास बैलेंस शीट रही होगी। ठीक है, मीन्स सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल थी। अब बात यह है कि सर ये बताइए कि जिसकी डेथ हो गई वो तो बात सही है, जिसकी डेथ हो गई उसका हम सारा पेमेंट निकाल तो लेंगे। ठीक, हम सारा पेमेंट निकाल लेंगे, लेकिन वो पेमेंट देंगे किसको, ये भी तो बात है कि सपोज दैट हमने जो उसका करोड़ों का पेमेंट बना दिया लेकिन उसका कोई लेने वाला ही नहीं, तो मैटर नहीं बनता। तो जो पार्टनर डिजीज होता है, यहाँ पे किसकी डेथ हुई है, ए को क्या बोला गया, डिजीज्ड पार्टनर। ठीक, तो जब ए की डेथ हो जाएगी तो ए का जो पेमेंट होगा वो किसका होगा, ए का जो पेमेंट होगा, who is liable to take the money of deceased partner, his executor. What word I told you, executor. executor का मतलब होता है नॉमिनी। आपने देखा होगा आपके घर में LIC वगैरह आपके फैमिली मेंबर आपके पापा जी करवाते हैं, आपके घर में होता है, तो उसमें नॉमिनी दिया जाता है कि भैया आफ्टर इन द एब्सेंस ऑफ मी हु हैव अ राइट टू टेक दिस पॉलिसी, हु हैव अ राइट टू टेक दिस मनी। तो वैसे ही होता है एग्जीक्यूटर। ठीक है, दैट नेम ऑफ एग्जीक्यूटर इज ऑलरेडी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड।
क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें डिटेल होती है पार्टनर्स के, तो वहाँ एग्जीक्यूटर के बारे में लिखा रहता है कि आफ्टर ए हु आर रेडी टू टेक मनी या हु हैव अ राइट टू टेक मनी। एक्चुअली जो ए की लाइबिलिटीज़ को लेता है वही ए के एसेट्स को लेता है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ नहीं सीखनी, बस इतना ही समझ लीजिए कि कोई एग्जीक्यूटर जैसा वर्ड है। एग्जीक्यूटर का मतलब मृतक आदमी का जो नॉमिनी होगा, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि नॉमिनी या आप कहते हैं वारिस, सुना है वारिस, वही। तो डिजीज्ड पार्टनर की डेथ होने के बाद इसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट होगा। चूंकि इसका एग्जीक्यूटर तो अभी आपके यहाँ है नहीं, अभी आपके बैलेंस शीट में तो ए का नाम चल रहा है, ए के बच्चे का, ए के बेटे या बेटी का क्या नाम, उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो आप करेंगे क्या, आपको करना ये है कि जो ये जो एग्जीक्यूटर, इसके बारे में अभी नहीं सोचना, अभी हमें ये सोचना है कि जिस पार्टनर की डेथ हो जाएगी उसे हमें क्या क्या देना है, ठीक है। तो दीजिए फटाफट। सबसे पहले आप उसका कैपिटल दे देंगे, बात समझ आ रही, जैसे रिटायर है वैसे ही। इसके बाद कोई रिजर्व होगा वो दे दीजिएगा। गुडविल, अब किसी पार्टनर के डेथ हो जाने के बाद गुडविल थोड़ी फर्म की खत्म हो जाएगी, तो गुडविल भी ये की डिमांड करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई और है जैसे प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, लेकिन इसी के बारे में डिस्कस करूंगा अभी। बेटा प्रॉफिट लिखा नहीं, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। ये जो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट होता है, ये वो प्रॉफिट है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो बैलेंस शीट में पड़ी हुई हो। लेकिन ये प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ की बात मैं कौन से प्रॉफिट की कर रहा हूं बेटा, ये देखो, ये 4 महीने जिंदा था ना, तो 4 महीने तो फर्म चली, 3 महीने तो फर्म चली, लेकिन वो 3-4 महीने जिस समय वो जिंदा था, जिस समय वो फर्म में वर्क कर रहा था, तो फर्म ने उसमें कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। उस प्रॉफिट में से 100, 200, 500, 2000, 20000 जो भी बनता है, जितना भी प्रोपोर्शन बनता है, छोटा सा टुकड़ा बने क्या, उससे क्या मतलब, लेकिन पैसे का हिसाब हो रहा है। तो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, जिस समय तक वो मरा उस समय तक का प्रॉफिट भी जो है उसको मिलेगा, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, रिवैल्यूएशन। आपको पता है कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल के बाई साइड जाएगा, रिवैल्यूएशन में लॉस आएगा तो कैपिटल के टू साइड जाएगा। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, और क्या चीज़ें हो सकती है बेटा, और जो है रिवैल्यूएशन हो चुका है आपका। हाँ, अगर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात बोला, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या दे सकते हैं आप, सैलरी दे सकते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ आई। कोई रेम्यूनरेशन है या कोई कमीशन जैसा है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये अमाउंट तभी आप सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ये सब देंगे व्हेन द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज आइटम्स आर गिवन इन योर क्वेश्चन। एंड आफ्टर दैट, ये तो सारी चीज़ें हमने जो बताई बेटा, वो हमने बताई पार्टनर्स के क्रेडिट साइड जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट जो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड जाएगा, जैसे पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस, बाई बैलेंस BD, रिजर्व एंड प्रॉफिट्स, गुडविल आपको दिया जाता है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, यहाँ पे हो जाएगा डिजीज पार्टनर। तो आगे चलेंगे, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये रिवैल्यूएशन का जो है ये प्रॉफिट का पैसा है, ठीक है। क्या क्या ये सारे आइटम जो मैंने बताया अभी तक यहाँ से यहाँ तक, वो क्या हो जाएगा, ये सारे आइटम क्रेडिट के। डेबिट में क्या क्या चीज़ जाएंगी, अगर उसने कुछ ड्राइंग किया है, सीधे बात तो समझ में आ रही, कैपिटल अकाउंट का नेचर ही तो होता है, ड्राइंग डेबिट में जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया तो ये भी आप डेबिट में रख देंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये भी आप रख दीजिएगा। अगर लॉस शो कर रहा है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। भाई बात समझ बेटा। तो दीज आर द अमाउंट विच हैव टू बी पेड टू द डिजीज्ड पार्टनर बाय द फर्म। तो द डिजीज्ड पार्टनर हैव अ राइट टू टेक दीज आइटम्स, दीज अमाउंट एट द टाइम ऑफ डेथ। सो आप क्या करेंगे, डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। एक कंसेप्ट सुनिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिवैल्यूट द असेट्स एंड लायबिलिटी बिकॉज हियर इज आल्सो चेंजिंग, न्यू प्रॉफिट रेशियो बनेगा ही बनेगा। आपको पता है कि किसी की डेथ हो जाए, किसी का रिटायरमेंट हो जाए। वैसे बेटा जो आपने एक टॉपिक पढ़ा था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तो रिकंस्टिट्यूशन आपके फर्म का ये लास्ट टॉपिक है आपका, डिजीज ऑफ पार्टनर, इसी में आपका न्यू और ओल्ड बनेगा। तो चूंकि एक पार्टनर की डेथ हो गई, उसके जाने की वजह से या उसकी डेथ हो जाने की वजह से आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा। जब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा तो जाहिर सी बात है रिकंस्टिट्यूशन होना है। अगर रिकंस्टिट्यूशन होना है तो वो सारी चीज़ें जो अभी तक पिछले चैप्टर से चली आ रही हैं,
चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड वो सारा कैलकुलेशन यहाँ भी पॉसिबल होगा। जैसे आपको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनना ही पड़ेगा, रिवैल्यूड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, रिजर्व वगैरह बांटना ही पड़ेगा, ठीक है, गुडविल वगैरह अगर बैलेंस शीट के अंदर उसको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, तो वो सारे ट्रीटमेंट यहाँ पे भी पॉसिबल होंगे। लेकिन स्टूडेंट जो अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन या 6 मार्क्स, जनरली 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कई बार, तो डिजीज्ड पार्टनर वाले में आपको क्या वो एग्जांपल में करता है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद सीधे सीधे सिर्फ क्या बनवाता है, डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आप कहेंगे सर क्या हमें तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है या सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है? बेटा सभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अभी 4 महीने पहले बने हुआ था, तो 4 महीना पहले अगर ये बना हुआ था तो अभी फिर से बनाने की क्या जरूरत है? अभी प्रॉब्लम किसको, प्रॉब्लम डेथ किसकी हुई है? एक ही डेथ हुई है, तो जिसकी डेथ हुई है उसी का कैपिटल अकाउंट बना करके आप फटाक से जो है पेमेंट करिए, ज़्यादा सोचिए नहीं, ठीक है। तो इसी का कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट बनाते समय हमें ध्यान देना है कि हमें उसे कैपिटल देना है, रिवैल्यूएशन में होने वाले प्रॉफिट को देना है, कोई रिजर्व है तो उसे देना है, और अगर गुडविल का पैसा उसका जितना शेयर बन रहा है वो देना है, ठीक है। और भी कोई आइटम्स हैं जैसे रिवैल्यूएशन में हो गया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या सैलरी वैलरी की बात कर रखा है क्वेश्चंस में, तो वो चीज़ें हम उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट वाले आइटम में 2-3 ही मिलेंगे आपको, जैसे ड्राइंग हो गया तो ड्राइंग करेंगे आप, अगर क्वेश्चन में जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर देंगे। अगर आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रखा है या बाहर ही बोल दिया कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो भी आप क्या करेंगे उसके टू साइड या डेबिट साइड में डाल देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद स्टूडेंट अब आपको क्या करना होगा, अब आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एक ही वर्ड बोलूँगा कि जो बैलेंस डिजीज्ड पार्टनर का बनेगा, ठीक है। देखो एक सेकेंड यहाँ फटाक से बता दूं मैं आपको, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट किसकी डेथ हुई है? ए की, तो मैं एक ऐसे लिख देता हूँ कैपिटल। अच्छा मैंने ए का कैपिटल लिख दिया, आप क्या समझेंगे सर ने किसका कैपिटल बनाया है? डिजीज्ड पार्टनर का। किसका कैपिटल? डिजीज्ड पार्टनर का। तो जो इसकी डेथ हुई है इसको कैपिटल का पैसा, रिवैल्यूएशन का पैसा, प्रॉफिट का पैसा सब कुछ देने के बाद, जैसे निकालने के बाद, जैसे मैंने अभी बोला कि ये आइटम से जो है ये आइटम आपके जो है ये क्रेडिट वाले हैं और ये आइटम आपके जो है डेबिट वाले हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब चूंकि पार्टनर की डेथ हो चुकी है, तो जो पार्टनर डेथ हो चुकी है वो तो कभी कैश लेगा नहीं, तो कैश का कंसेप्ट यूज ही नहीं होगा। अगर डिजीज्ड पार्टनर को पेमेंट की बात करता है तब भी आप इसको पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पेमेंट नहीं लेते क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी है, ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि पूरा पैसा चाहे वो क्रेडिट का डेबिट में एडजस्ट करने के बाद, सपोज कर लो कि ये आपका आया 500 रुपये और इधर का आया 50 रुपये, माइनस कर देंगे तो 450 रुपये के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। जब आप डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पूरा पैसा ट्रांसफर कर देंगे टू डिजीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, मतलब उसके नॉमिनी वाले खाते में। तो एज वाला है तो क्या लिखेंगे? टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। What I told you, to A's executor amount. So total balance of the deceased partner, total credit balance which are left in their capital, that will be transferred to the टू एज एग्जीक्यूटर, उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो जाएगा, उसके नॉमिनी वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम इसके बाद एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। अगर पेमेंट की बात करेगा तो हम पेमेंट उसके एग्जीक्यूटर को देंगे, ना कि वो पेमेंट हम किसको देंगे, ना कि वो पेमेंट हम किसी और को देंगे, या ए को देंगे या किसी और को देंगे। तो जिसकी डेथ हुई है, डेथ होने के बावजूद वो पैसा नहीं पाएगा। पैसा कौन पाएगा? उसके एग्जीक्यूटर पाएगा। अगर आप पेमेंट करेंगे एग्जीक्यूटर को तो एग्जीक्यूटर वाले अकाउंट में टू कैश या बैंक लगेगा। अगर आप उसको पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो एग्जीक्यूटर का जो पेमेंट नहीं हो पा रहा है उसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में। आपको डिजीज पार्टनर को ना तो पेमेंट करना है, ना ही डिजीज पार्टनर का लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। रीज़न क्या है? क्योंकि डिजीज पार्टनर जो डेथ हो चुकी है वो अब आगे कोई कंटिन्यू नहीं कर सकता। दैट्स वाई द टोटल अमाउंट ऑफ द डिजीज पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूटर, एंड इफ द फर्म पे सम अमाउंट टू द एग्जीक्यूटर, देन इन द एग्जीक्यूटर अकाउंट you will use cash, and rest of the balance which are not able to pay by the firm, that will be transferred to executor loan account. ठीक है, that will be you can see in your questions. ठीक है, so okay students, so that is enough for today.